हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा होगा। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। आप लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी देखा है, आज इसका फाइनल पार्ट है और आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में आपका जो वर्तमान शिक्षा नीति है ये भी है, तो इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा और यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आज का क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की। और आज आपका जो पहला हेडिंग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को देश में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं तथा उसमें अपेक्षित सुधार की जरूरतों पर विचार करना था। किसकी अध्यक्षता में बना है, याद रखेंगे, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कब बना है, 1948 में बना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे। क्यों बनाया गया है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं तथा उसमें जो अपेक्षित सुधार की ज़रूरत है उसी के लिए ये आयोग बनाया गया है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको केयरफुली जो है समझते रहिएगा। आगे है, इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सुझाव इन्होंने दिया है। पहला है, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को आधुनिक भारत के अनुरूप निर्धारित करने पर बल, यानी कि जो आपका उच्च शिक्षा का उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत का जो परिप्रेक्ष्य है उस पर आधारित होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल, यानी कि जितने आपके कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उनके पुनर्गठन पर भी इस आयोग ने बल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा के समुचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का विकास करना संभव नहीं है। इस आयोग का मानना क्या है कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, बिना उसका विकास किए हम विश्वविद्यालय के शिक्षा को बेहतर नहीं कर सकते। तो पहले हमें इसकी व्यवस्था या बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी उच्च शिक्षा का बेहतर विकास होगा। आज़ादी से पूर्व स्थापित यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पुनर्गठित करने का सुझाव, इन्होंने यूजीसी के पुनर्गठन का भी सुझाव दिया है। साथ ही यानी कहा जा रहा है जिसमें एक अध्यक्ष एवं दो देश के बड़े शिक्षाविद शामिल हो। इन्होंने कहा कि जिसमें एक अध्यक्ष हो और देश के बड़े शिक्षाविद शामिल हो, ऐसा होना चाहिए हमारा यूजीसी। ये सारी सिफारिशें आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है जो 1948 में गठित हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो है ये है मुदलियार आयोग। इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 1952-53 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यानी कि कब किया गया है, 1952-53 में। डेट याद रखेंगे, किसकी अध्यक्षता में, स्वामी मुदलियार, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यानी कि मुदलियार आयोग कहें या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहें, दोनों एक ही बात है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बच्चों कि इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं। तो पहला, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति पर जोर। इन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उस पर जोर दिया इन्होंने कि इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना पर बल, यानी कि स्कूल ऐसे हो जो बहुउद्देशीय हो, जहाँ से अलग अलग तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ से बच्चे मतलब लगभग हर क्षेत्र में शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपना बहुमुखी विकास कर सके। साथ ही ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना, इसके अलावा ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पर उच्च शिक्षा समिति की स्थापना भी होनी चाहिए, इसका भी इन्होंने सिफारिश किया है। साथ ही अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद व अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना, इसके अलावा इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद होना चाहिए, यानी कि खेल प्रशिक्षण से संबंधित परिषद होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद होना चाहिए, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का माध्यमिक शिक्षा परिषद भी होना चाहिए। अखिल भारतीय मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर की, ये चीज़ याद रखेंगे। साथ ही कृषि शिक्षा का विस्तार करने पर भी इन्होंने बल दिया कि कृषि शिक्षा में भी विस्तार होना चाहिए, ताकि कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण शिक्षा है
जो जानकारी है वो लोगों को मिले। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण, इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक विद्यालयों के निर्माण पर भी जोर दिया है, यानी कि लगभग सभी क्षेत्र को छूने का प्रयास किया गया है इस आयोग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र आदि विषयों पर कार्य हेतु तो सरकारी प्रयास भी करने की बात की गई। एग्जाम में आता है कि किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की बात की थी। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या होता है? एक तो बच्चे का जो मातृभाषा है जिसमें उसने अपना बचपन बिताया, अपने परिवार में बोलता है, दूसरा हमारा राजभाषा जो कि आपकी हिंदी है, और तीसरा वैश्विक स्तर की भाषा जो आपकी अंग्रेजी है। ये तीन भाषाओं में शिक्षा का विकास होना चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये किसने सिफारिश किया है? मुदलियार आयोग ने किया है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपके लिए डेट ही है कि 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया है, और याद रखेंगे 64 को भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली की नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया, और यानी कि जो हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसको एक नया रूप, एक नया उद्देश्य देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। 1964 में आयोग बना है जिसका नाम कोठारी आयोग है। इसने क्या क्या अनुशंसाएं की हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं? तो पहला है शैक्षणिक अवसरों की समानता पर बल, यानी कि जो शिक्षा अध्ययन का अवसर है ये सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो समानता की बात की गई। दूसरा अध्यापक शिक्षा पर बल, यानी कि जो अध्यापकों की शिक्षा है उस पर बल दिया जाना चाहिए। तीसरा विद्यालय शिक्षा का विस्तार, जो हमारे विद्यालय शिक्षा है इसका विस्तार होना चाहिए, ब्रॉड स्तर का होना चाहिए। साथ ही 10+2+3 शिक्षा संरचना की संस्तुति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि किस आयोग ने 10+2+3 जो पद्धति की शिक्षा का या जो हमारे प्रक्रिया है इसका अनुशंसा किया है? कोठारी आयोग ने। साथ ही 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करना, यानी कि जो 25% हमारे माध्यमिक स्कूल हैं इनका जो शिक्षा पद्धति है ये व्यावसायीकरण होना चाहिए, व्यावसायिक पद्धति पे हो ताकि लोगों को व्यवसाय मिल सके। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दिए जाने के लिए प्रोत्साहन की बात कही। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो मातृभाषा में हो, मदर टंग में हो, और जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में सहूलियत हो और वो बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को सीख सके और समझ सके। तो ये महत्वपूर्ण इनकी अनुशंसाएं थी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र तो जो है ये किसने पहली बार कहा है? मुदलियार आयोग ने। लेकिन दो भाषा की बात किसने किया है? कोठारी आयोग ने किया है। और साथ ही 10+2+3 तो जरूर याद रखेंगे, डेट जरूर याद रखेंगे कि कब आया है। यही सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉइंट्स आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये भारत की पहली शिक्षा नीति है 1968 की, यानी कि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पित चरित्रवान एवं कार्यकुशल नवयुवकों को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो जो बच्चे राष्ट्र के लिए समर्पित हों, उनका जो चरित्र है वो उच्च हो, उनके जो विचार हैं वो अच्छे हो, ये सारी इसमें एक तरीके से कहिए कि उद्देश्य रखा गया इस शिक्षा को लाने का। इसके अलावा 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास करना, यानी कि इसको और आगे बढ़ाना, जिसको कोठारी आयोग ने अनुशंसा किया है, इसको और बेहतर करने का, ब्रॉड करने का बात किया गया। साथ ही हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकास करना। इसके अलावा हिंदी जो है उसको संपर्क भाषा बनाना, जन भाषा बनाना और उसका विकास करना, इसका भी मेन उद्देश्य है ये। नेक्स्ट है शिक्षा के अवसरों में समानता स्थापित करने हेतु प्रयास। साथ ही शिक्षा का जो अवसर है वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए, तो समानता का अवसर प्रदान करने की बात भी की गई है।
इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल, यानी कि जो शिक्षा है वो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि हमारे वर्तमान की ज़रूरतें हैं, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारी शिक्षा, इस पर भी जोर दिया। साथ ही नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल दिया। इस तरह से इन्होंने सामाजिक जो नैतिक मूल्य हैं, जो विचार है, जो ज़रूरतें हैं, इस पर भी जो है जोर दिया है कि एक इंसान को रोजगारपरक होने के साथ साथ उसका कैरेक्टर भी होना चाहिए अच्छा, उसके मूल्य भी अच्छे होने चाहिए और वो देश के प्रति समर्पण भावना भी होना चाहिए, देशभक्ति भी होनी चाहिए। ऐसे हर तरह के पहलू पर ध्यान दिया गया है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो 1968 में आया है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि उसके आप देख रहे हैं लगभग 20 वर्ष बाद फिर से आपका शिक्षा नीति आया है 1986 में। केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से ये शिक्षा नीति लाई। यानी कि हमारा 1986 का जो शिक्षा नीति है ये क्यों आया है, तो 21वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग जैसे ज़रूरत है, जैसी चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के लिए ये शिक्षा नीति लाई गई थी। याद रखेंगे 21वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग शिक्षा बनाई जाए, इस पर ध्यान दिया गया 1986 के शिक्षा नीति में। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति के द्वारा पूरे देश में 10+2+3 संरचना को अनिवार्य बना दिया गया। यानी कि बात करें कि 10+2+3 को अनिवार्य किसने बनाया है, तो हमारी 1986 की शिक्षा नीति ने पूरे देश में इस नीति को जो है अनिवार्य बना दिया। तथा एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी तैयार किया कि किस तरह से हम काम करेंगे और किस तरह से उस पर अमल करेंगे, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी तैयार किया गया। 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशल एवं योग्यता का विकास करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही एक गतिहीन समाज को ऐसा गतिशील समाज बनाना जो प्रतिबद्ध, विकासशील एवं परिवर्तनशील हो। यानी कि इसके अलावा इनका उद्देश्य क्या है, ऐसे समाज का निर्माण करना जो प्रतिबद्ध यानी कि जवाबदेह हो, साथ ही प्रगतिशील हो, यानी कि जिसमें प्रोग्रेस पाई जाए। इसके अलावा परिवर्तनशील हो, जो बदलाव को एक्सेप्ट करे, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करे और वक्त के साथ जो बदल जाए, लचीलापन हो, ये उद्देश्य है। साथ ही शिक्षा के सार तत्व के संबंध में कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है तथा मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की अहम सांस्कृतिक भूमिका है। इसके अलावा कहा गया कि इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी वजह से शिक्षा का इसी तरह से विकास होना चाहिए। आगे है नेक्स्ट आपका आ गया है नई शिक्षा नीति। ये याद रखेंगे बच्चों, ये वर्तमान की आपकी शिक्षा नीति है जो इस समय सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने लगे हैं, हालांकि बाकी जो आपकी शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नई शिक्षा नीति आपकी 34 वर्ष बाद आई है, ये चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कितने वर्ष बाद आया है? 34 वर्ष बाद। कब आया है? 29 जुलाई 2020 को ये शिक्षा नीति लागू हो गई है। 34 वर्ष बाद जरूर याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन है, एग्जाम में आ सकता है कौन है, तो के कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो शिक्षा नीति है इसको पहले मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय देखता था, लेकिन अब इसका नाम जो बदल दिया गया, कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन से मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, तो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीडीपी का कितना % हम नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा पर खर्चा करने वाले हैं? 6%। ये तो जरूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपका जो 10+2 का कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा था, जो हम देख रहे थे, अब उसकी जगह पर क्या आ गया है? 5+3+3+4। ये जरूर याद रखेंगे, 5+3+3+4। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका नया जो नीति लागू किया गया है, ये अब इसका फॉर्मूला है। और ये आप देख रहे हैं बच्चे की शुरुआती शिक्षा से लेकर के इंटर तक की शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई है 5+3+3+4 में। आगे ध्यान देंगे बच्चों, इसमें जो नाम बदला गया है, जो ये मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करने के लिए नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, उद्देश्य भी याद रखें।
आगे है आपका कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, साथ ही स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। यानी कि अगर कोई बच्चा 5 ईयर का है तो उसको मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से सीख सके और कंफर्ट फील करे अपनी शिक्षा के साथ। इसके अलावा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका 3 से 6 वर्ष का है। 3 से 6 वर्ष की जो शिक्षा है इसको प्री स्कूल कहेंगे या आंगनबाड़ी कहेंगे या बाल वाटिका जो है कहेंगे। और यहाँ पे जो शिक्षा होगी मुफ्त होगी, सुरक्षित होगी और साथ ही गुणवत्ता परक होगी। यानी कि यहाँ पे बच्चे को जो है बहुत ही अच्छा माहौल दिया जाएगा और ये पूरी तरह से फ्री होगा, जहाँ पे जो बच्चा है वो अपने हिसाब से नई नई चीज़ें सीखेगा। दूसरा जो इसका फेज है ये 6 से 18 वर्ष का है, 6 से 8 वर्ष का है, जिसमें जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये आते हैं 1 से 5। यानी कि आंगनबाड़ी जो है वो 1 से पहले का है, यानी कि 6 मंथ तक का है। और आपका मतलब 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका आंगनबाड़ी में बीतेगा। और उसके बाद का जो कक्षा होगा 1 से लेकर के 2 कक्षे का, ये होगा आपका, देख रहे हैं कि ये कैसा होगा, ये प्राथमिक विद्यालय होगा। और यहाँ पर भी लगभग नेचुरल भाषा का ही उपयोग करके इनको शिक्षा दिया जाएगा। आगे है 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 2020 में आई है शिक्षा नीति और अगले 10 वर्ष 2030 तक जो सकल नामांकन है ये 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, ज्ञान की दृष्टि से पूरा विश्व परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ज्ञान की दृष्टि से पूरा विश्व किस दौर से गुजर रहा है, तो परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। हर जगह नया नया बदलाव देखने को मिल रहा है और समय के अकॉर्डिंग, ज़रूरतों के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है वो बदल रही है, उसकी जो पद्धति है वो परिवर्तित हो रही है। आगे है आपका NEP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपका जो आया है नई शिक्षा नीति इसको क्या कहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ है, तो 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी आया है इसी के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की थी, ये चीज़ याद रखेंगे। और दूसरी 86 है और अभी आपकी जो आई है 2020 का है जो 34 वर्ष के बाद आया है। तो इस नई शिक्षा नीति से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग निश्चित तौर पे सही करके आएंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके लिए बच्चों। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।